हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4। जैसा कि मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 वीडियोस आपको दे चुका हूं और मैं लगातार आपसे कहता हूं कि चाहे मेरे स्टूडेंट्स को 12th क्लास के हों, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स बीए सेकेंड ईयर के हों और चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, सभी एग्जाम्स में जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। प्रोवर्ब्स के मैं 3 वीडियो आपको दे चुका हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर प्रोवर्ब पूछी जाएगी तो उन 3 वीडियो जो कि मैंने आपको दिए हैं उनमें 100% कोई ना कोई प्रोवर्ब आपकी जरूर पूछ ली जाएगी, वो पर्याप्त है। लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस की जब मैं बात करता हूं तो चूंकि ये थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक है तो मैं आपको 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो में इनको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो बीच बीच में मैं आपको इनके वीडियो भी देता हूं। तो आज मैं इसी क्रम में आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 4 लेकर आया हूं। आज हम लोग फिर कुछ इडियम्स की बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल की बात करेंगे, उनके मीन्स की बात करेंगे, उनके यूजेस की बात करेंगे। और आपको मेरा नेचर पता ही है कि भाई हंसते हंसाते और मस्ती में चीजें सीखते रहिए, आपको आसानी से याद हो जाए, बोझ ना पड़े और एग्जाम में अगर आ जाए तो आसानी के साथ आप उनका यूज भी कर सकें। सो नाउ लेट स्टार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4। पहले नंबर पे मैंने आपके लिए लिखा है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर थोड़ा सा बिगड़ गया है। अगर हम इसकी मीन्स की बात करें तो फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब हम सब जानते हैं साहब, कहने की कोई आवश्यकता नहीं, ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है, अगर हम इडियम्स की बात करें और इडियम के मीन्स की बात करें तो फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है ऑनेस्ट। ठीक, फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। अब इसकी हम लोग वाक्य प्रयोग की बात कर लेते हैं, यूज की बात कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ए मैन हु इज ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर इन डीलिंग is always happy। means to say एक व्यक्ति, a man who is always fair and square in dealing is always honest। यानी कि एक व्यक्ति जो कि लेन देन के मामले में हमेशा ईमानदार होता है, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती। या हम इसका सिंपल सा वाक्य प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं ए फेयर एंड स्क्वायर मैन इज ऑलवेज बी हैप्पी। यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। ठीक, क्योंकि उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन उसके बारे में क्या कहेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। वह मेहनत से काम करता है और मेहनत से कमाता है और आराम से सोता है। ठीक सब, तो फेयर एंड स्क्वायर। नाउ नंबर 2, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी अगर हम इसका इंग्लिश मीन्स बात करें तो हम इसको कहेंगे परसेवरिंग। क्या कहेंगे साहब? परसेवरिंग। स्लो एंड स्टडी मीन्स परसेवरिंग। और अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हम कहेंगे करते रहना। क्या कहेंगे साहब? करते रहना। यहां मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूं मेरे विद्यार्थियों। जब हम लोग छोटे क्लास में थे तब हमने एक कहानी पढ़ी थी कछुए और खरगोश की। एक बार खरगोश जो था हमारा, हम सब जानते हैं खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ तो आप जानते हैं बहुत स्लो चलता है। तो उस कहानी में मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, कि खरगोश जो है वो कछुए से कहता है कि चल मित्र हम लोग दौड़ लगाते हैं।
अब सोचिए, एक मर्सिडीज बेंज वाला बंदा जो है वह नैनो कार वाले से कहे कि चलो दौड़ लगाते हैं, तो सबको यह पता होगा साहब कहां नैनो रह जाएगी और कहां मर्सिडीज बेंज पहुंचेगी। ठीक इसी प्रकार से उसने कहा ठीक है। कछुआ खरगोश ने दौड़ लगाना स्टार्ट किया। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, बहुत आगे तक पहुंच गया, लेकिन जहां मंजिल थी उससे थोड़ा सा पहले रुक गया। बोले कछुआ तो बहुत दूर है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ऐसे ही हमने सबने पढ़ा है ना। तो भाई वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चूंकि दौड़ा था तो थोड़ी सी थकान हो जाती है और लेटे लेटे वो सो जाता है। कछुआ जो है हमारा वो ना रुकता है ना सोता है, वह लगातार चलता रहता है अपनी स्लो उसी रफ्तार पर। और आखिरकार जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि खरगोश सोता रहता है और कछुआ जो है वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब है साहब स्लो एंड स्टडी। तो स्लो एंड स्टडी का मीन्स परसेवरिंग, और इसका वाक्य प्रयोग इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि नियमित करते रहने वाला व्यक्ति, नियमित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीतता है। यहां मैं आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सर आज पढ़ लूं, आज टेस्ट है, कल टेस्ट है तो आज पढ़ लेता हूं रात में, फिर पता लगा 4 दिन सोते रहे रात में आराम से। तो भाई आज तुमने पढ़ा, आज का कल का काम तो हो गया, लेकिन 3 दिन नहीं पढ़ा, उसका नुकसान जो हुआ उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो चाहे भले ही कछुए रहकर चलिए, लेकिन चलते अवश्य रहिए। अगर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। देन वी कैन से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नाउ नंबर 3, बिली बिली, मतलब बिली। ये फ्रेजल वर्ड है साहब, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन चूंकि इनके वाक्य प्रयोग हमें करने होते हैं, इनका एक इंग्लिश मीन्स होता है, तो बिली बिली का भी एक अपने आप में मीन्स है, और मीन्स है बिलिंगली और अनबिलिंगली। बिलिंगली और अनबिलिंगली यानी कि कोई कार्य या तो इच्छा से कर देना या अनिच्छा से करना, यानी कि कार्य करना ही है। बिलिंगली और अनबिलिंगली यानी कि बिली और मिली, इच्छा या अनिच्छा से कोई कार्य करना, तब हम ये सब सेंटेंस यूज करते हैं बिली और मिली। When we work in an office, there are a lot of work to do, which an officer do with Billy or Millie। यानी कि जब आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो एक ऑफिसर होने के नाते आपके पास कई ऐसे कार्य आते हैं जो कि आपको या तो इच्छा से करने होते हैं या अनिच्छा से करने होते हैं, लेकिन करने होते हैं। जैसे कि आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं, यहां बहुत सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करने के लिए हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन आपके लिए मोबाइल है, जो कि आपसे कहता है थोड़ी देर चलो गेम खेल लेते हैं साहब। ठीक, खेलिए गेम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता लगा कल टेस्ट भी है, पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ रहे हैं लेकिन इच्छा नहीं है साहब, अनमने ढंग से पढ़ रहे हैं, बिना इच्छा के पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो है। तो इसी प्रकार से लाइफ में कई काम ऐसे करने होते हैं जो कि इच्छा से करने होते हैं या अनिच्छा से करने होते हैं, और जब अनिच्छा या इच्छा का मिश्रण व्यक्त हो जाए, यानी कि अनमने ढंग से कोई काम करना पड़े, आधा करने की इच्छा आधा ना करने की इच्छा, तब हम कहेंगे साहब बिली बिली, यानी कि बिलिंगली और अनबिलिंगली। ये हो गया हमारा 3rd नंबर। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 है हमारा ए गाला डे। क्या है? ए गाला डे, GALA गाला, DAY डे, ए गाला डे, एंड द मीन्स इज ए हैप्पी और फेस्टिव ओकेजन। गाला डे की अगर हम बात करें तो इसका मीन्स निकलता है ए हैप्पी और फेस्टिव ओकेजन। तो अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं
my brother's birthday, or we can say that my friend's birthday is a gala day, is always a gala day for me। यानी कि मेरे मित्र का बर्थडे जो है, जन्मदिन जो है, वो सदैव मेरे लिए क्या होता है, एक प्रसन्नचित दिन, एक हैप्पी डे या एक फेस्टिव ओकेजन की तरह होता है, जिसको कि हम यूज करते हैं। ठीक है साहब। तो कोई भी सुखद दिन, चाहे वो किसी भी प्रकार से जुड़ा हो, किसी भी एक्टिविटी से जुड़ा हो जो कि आपको प्रसन्नता देता हो, उसके लिए हम सब यूज करते हैं एक गाला डे। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि साहब, मैंने अभी बोला आपको, माई फ्रेंड्स बर्थडे इज ऑलवेज ए गाला डे फॉर मी, यानी कि मेरे मित्र का जन्मदिन जो है वो सदैव मेरे लिए कैसा होता है, एक प्रसन्नतादायक दिवस के समान होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, द गिफ्ट ऑफ द गैप। क्या आया साहब? द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स टू से पावर ऑफ स्पीकिंग। क्या मतलब हुआ इसका साहब? पावर ऑफ स्पीकिंग। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4 बोल रहा हूं, तो जो बोलने की शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है, जिस कारण से मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, मैं आपसे संपर्क कर पा रहा हूं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, यही उस ईश्वर के द्वारा दिया गया मुझे उपहार है, जिसको मैं क्या कहूंगा? द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि बोलने की शक्ति। क्या कहूंगा? बोलने की शक्ति। तब मैं यूज कर सकता हूं पावर ऑफ स्पीकिंग। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट ही गेव मी द गिफ्ट ऑफ द गैप। मैं उस ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बोलने की शक्ति प्रदान की। तब मैं ये सेंटेंस बोलूंगा, द गिफ्ट ऑफ द गैप। आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट ही गेव मी द गिफ्ट ऑफ द गैप। बाकी प्रयोग आप बहुत ज्यादा विस्तारित रूप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस जो हमारा सेंस निकले, कोई भी सेंटेंस आप आसानी के साथ बना दीजिए जिसमें वह मीन्स जो है वह फिट हो सके। बात मेरी समझे ना? बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब बात प्रयोग करें तो साहब ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर? यानी कोई व्याकरण संबंधी गलती ना हो जाए, बस इतना यूज करना है। उसके बाद ए हार्ड नट टू क्रैक। अब हम सब जानते हैं साहब, हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर, नट में अखरोट और क्रैक में तोड़ना। आपको मैं एक अखरोट दे दूं साहब, हम सबने अखरोट देखे हैं, और अखरोट जो होते हैं वो भैया तोड़ने में बड़े मुश्किल होते हैं। क्या होते हैं? तोड़ने में बड़े मुश्किल होते हैं। और जब उसको तोड़ने को आपको कोई दे दे कि भैया आपको क्या करना है कि उसको तोड़ना है, तो वो आपके लिए कैसा वर्क हुआ था? अगर कोई भी आपसे पूछे तो वो आपके लिए कैसा वर्क हुआ, तो नेचुरल सी बात आप क्या कहेंगे कि मुश्किल कार्य। क्या कहेंगे साहब? मुश्किल कार्य। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जब आप काम कैसा करते हैं, कोई मुश्किल कार्य करते हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। और अगर हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन एज ऑफ 60 टू लर्निंग ड्राइव अ कार इज ए हार्ड नट टू क्रैक। यानी कि 60 वर्ष की उम्र में गाड़ी चलाना, कार चलाना सीखना क्या है साहब? हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक मुश्किल कार्य है ना? पक्का है? किसी 60 वर्ष के व्यक्ति से मिल लीजिए जिसने कभी मान लीजिए साइकिल भी ना चलाई हो, उससे कह दीजिए चाचा ऐसा करिए कार चलाना सीख लीजिए, मैं सिखाता हूं, तो उसके लिए वो टास्क कैसा होगा? ये हार्ड नट टू क्रैक। चाचा के लिए क्या होगा साहब? मुश्किल कार्य। तो कहने का तात्पर्य, जिस कार्य को करने में हमें कठिनाई हो, मैं ये नहीं कह सकता 60 वर्ष का बंदा जो है वो ड्राइविंग करना नहीं सीख सकता, सीख सकता है, लेकिन सीखने में उसको क्या पड़ेगी? बहुत ज्यादा
मेहनत पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी, तब हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि डिफिकल्ट टास्क। अब 7 नंबर पर एक और फ्रेज आपके लिए लिखा है, ऑल इन ऑल। मैं आपको बता दूं, इसका संबंध मेरे साथ बहुत जुड़ा हुआ है साहब, इस फ्रेज का, ऑल इन ऑल का। जब मैं 12th में पढ़ा करता था तो मेरे एग्जाम में भी ये इडियम पूछा गया था, ऑल इन है, ऑल मीन्स आपके सामने लिखा है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान या शक्तिशाली, या जिसके पास हम कहें पूरी शक्ति हो। तो अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करें तो मैं कह सकता हूं गॉड इज ऑल इन ऑल, ईश्वर शक्तिशाली है, ऑल पावरफुल है। मैं कहूं मेरे कॉलेज में तो मैं कहूंगा माय प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल, मेरे प्राचार्य जो है वो क्या है, ऑल इन ऑल है भाई। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मैं कह सकता हूं माय फादर माय मदर इज ऑल इन माय फैमिली। मेरे बच्चे अगर कहेंगे तो वो कहेंगे माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली। तो कहने का तात्पर्य, जिसके पास कार्य करने की क्षमता हो और कार्य करने का पूरा दायित्व जिस पर हो, या कार्य करने की पूरी पावर जिसके पास हो, उसके लिए शब्द यूज होता है ऑल इन ऑल, मीन्स टू से ऑल पावरफुल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 7 अभी मैंने आपको समझाए थे, और 8 जो है, जैसा मेरी आदत है बड़ा इंटरेस्टिंग समझाने की और कुछ ना कुछ आनंद लेने की और देने की, तो मैं आपके लिए 8 नंबर पर लेकर आया हूं, ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति, बिना टेंशन वाला व्यक्ति, चैन से सोने वाला व्यक्ति और चैन से उठने वाला व्यक्ति अगर इस संसार में कोई होता है तो वो व्यक्ति होता है ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, मीन्स टू से रूल्ड बाय हिज वाइफ। और हिंदी कहूं साहब तो कह दीजिए जोरू का गुलाम। क्या कहूं, जोरू का गुलाम। यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ करे, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। थोड़ा हो सकता है आप लोग मुझ पर हंसे, नहीं, पर हंसने वाली बात नहीं है। आप देखेंगे प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है जहां हस्बैंड अपनी तानता है, वाइफ अपनी तानती है। अच्छा, वाइफ जो है वो कभी गुलाम नहीं हो सकती वर्तमान युग में, वो बेटा बहुत पहले की बात हुआ करती थी। यानी कि जैसे नहीं, भारत एक गुलाम देश था, वैसे ही है कि पत्नी एक गुलाम महिला हुआ करती थी, ये थी हो गई। ठीक, आज के जमाने में जो वाइफ का कॉलम होता है ना, वो हमेशा यो रहता है, यो। अब अगर हस्बैंड ने यो करने की कोशिश की तो क्या होता है, फिर क्लेश हो जाता है। ठीक, तो घर में सरकार किसकी होनी चाहिए, इसका एक मिलता जुलता उदाहरण और है साहब, ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, ए पेटीकोट गवर्नमेंट। मैंने लिखा नहीं है, यानी कि जहां प्रभुत्व महिला का हो। ठीक, जहां प्रभुत्व महिला का हो वहां हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी कि ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। मैंने पिछला भी आपको दिया था कि जब हैन शब्द यूज हो जाए तो हैन का मतलब होता है डरपोक। ठीक, डरने वाला बंदा। और आयरन का मतलब यूज हो जाए तो स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक, जैसे कि हम आयरन मैन कहते हैं, तो आयरन मैन किसके लिए आता है, सरदार पटेल के लिए। ठीक, आज के वर्तमान युग में आयरन मैन कौन हो सकता है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं। वाइफ की टेंशन नहीं है साहब। ठीक, समझ गए, ये सारा पर्याप्त है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। छोटा सा एग्जांपल कर दो, माय फ्रेंड इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। मेरा मित्र जो है वो डैश डैश डैश, यानी कि जोरू का गुलाम है। अब आता है नंबर 9, लिखा है एन आयरन विल मीन्स टू से अनबेंडिंग विल, यानी कि दृढ़ निश्चय वाला। क्या कहेंगे इसको,
दृढ़ निश्चय वाला, एन आयरन विल, अनएंडिंग विल, यानी कि दृढ़ निश्चय वाला बंदा। तो इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं सरदार पटेल वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल, यानी सरदार पटेल एक कैसे व्यक्ति थे? उन्होंने कहा दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। इसी क्रम में अब मैं 10 नंबर पर आता हूं, ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक मीन्स टू से, मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल। और अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं साहब तो मैं लिखूंगा हंसी का पात्र। क्या लिखूंगा? हंसी का पात्र। अब हंसी का पात्र क्या? यानी कोई ऐसा बंदा जो कि कुछ ऐसे काम करे कि उसके काम देखकर हंसी आए आपको, तो उसी को हम कहेंगे ये लाफिंग स्टॉक। तो भाई कह सकते हैं आई वेंट टू सी द सर्कस यस्टरडे एंड देयर आई सॉ ए क्लाउन हु इज ए लाफिंग स्टॉक। कल मैं सर्कस देखने गया, वहां मैंने एक क्लाउन यानी कि जोकर को देखा, और जोकर क्या था? हंसी का पात्र। तो सर्कस जाने की जरूरत नहीं है आपको। हमारी रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में कई ऐसे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे जो कि अपने आप में क्या होते हैं? लाफिंग स्टॉक, जिनको देखकर, जिनकी हरकतों को देखकर आपको सिर्फ हंसी आती है। ठीक है ना साहब? उसके बाद 11 नंबर पर आता है ए मैडन स्पीच। क्या आया? ए मैडन स्पीच, स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ए मैडन स्पीच का मतलब होता है स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जब बंदा कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? मैडन स्पीच। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को मैथ्यू आर्नोल्ड पढ़ा रहा था, वहीं से मैं ये सेंटेंस की पूर्ति करूंगा। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अगर हम 18वीं शताब्दी और मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी तक की बात करें, तो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में कोई भी बंदा टीचर बनता था, प्रोफेसर बनता था, तो जब वो अपनी मैडन स्पीच देता था तो वो लैटिन भाषा में देनी होती थी। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड साहब हमारे जो हैं, वो पहले ऐसे प्रोफेसर हुए जिन्होंने की अपनी मैडन स्पीच इंग्लिश में दी थी। ठीक है ना? काय में दी? इंग्लिश में दी। तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड gave his maiden speech in Oxford in English। ठीक है ना? मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना पहला भाषण किस भाषा में दिया? उन्होंने साहब इंग्लिश में दिया। क्लियर साहब? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट, कल मैं आपको लाइव पढ़ा रहा था और लाइव में मैंने कल आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाई थी। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन समझाई थी आपको, और ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि वेयर टू डिफरेंट आइडियाज आर पुट टुगेदर देयर इज ऑक्सीमोरन। जहां दो विरोधाभास वाले विचार, विरोधाभासी विचार साथ साथ लिखे होते हैं, और वहीं आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ऑक्सीमोरन। और वहां मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ओपन सीक्रेट का, यानी कि खुला रहस्य। तो मैंने कल आपको समझाया था टेकिंग ब्राइब इज एन ओपन सीक्रेट। रिश्वत लेना क्या है? उन्होंने कहा खुला रहस्य है, यानी कि सब लेते भी हैं और उसके बावजूद भी क्या है? रहस्य है। तो इसका अगर हम इंग्लिश मीन्स कहें तो हम कह सकते हैं ए सीक्रेट नोन टू ऑल। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसको सब जानते हैं। अब जिसको सब जानते हैं वो रहस्य कैसे हो सकता है? तो हिंदुस्तान में साहब सिर्फ एक ऐसी चीज रिश्वत है, ब्राइब है, जो कि लेते सब हैं, देते भी सब हैं, लेकिन फिर भी कैसा है ये साहब? ए सीक्रेट नोन टू ऑल। ठीक है ना? उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 13 पर, ए नैरो एस्केप। ये हमारी लाइफ में होता रहता है, हम सबके साथ होता है।
आप गाड़ी चलाते हैं, रोड पर जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो नैरो एस्केप होता है। नैरो एस्केप ए हेयर ब्रेथ एस्केप, ए हेयर ब्रेथ एस्केप यानी कि बाल बाल बचना। क्या कहेंगे साहब? बाल बाल बचना। यानी कि जैसे सड़क पर आप जा रहे हैं, बहुत पड़ोस से कोई तेज स्पीड में गाड़ी निकल जाए तो क्या हो, बाल बाल बच गए, ठीक, थोड़ा बच गए। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, अचानक आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तेजी से कार आई और बिल्कुल आपके पास आकर उसने ब्रेक मार दी। अगर नहीं ब्रेक लगती तो पता लगा आप समझ गए ना कहां पहुंचते। तो उसको हम क्या कहेंगे? बाल बाल बचना, यानी कि ए हेयर ब्रेथ एस्केप। फिर हम लोग 40 नंबर पर आते हैं। 40 नंबर है हमारा रेडी मनी। रेडी मनी, और इसका मीन्स होगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, तो हम कह सकते हैं ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल सा तरीका कहते हैं, ए मर्चेंट ऑलवेज ट्रस्ट ऑन रेडी मनी। एक व्यापारी हमेशा काय पर भरोसा करता है साहब? उन्होंने कहा कैश इन हैंड, यानी कि ऐसा धन जो कि हमेशा उसके पास हो। कैश इन हैंड पर भरोसा करता है कौन? उन्होंने कहा साहब व्यापारी करता है, ठीक। यानी जो पैसा आपके पास हो तुरंत लेन देन करने के लिए, उसी को हम क्या कह सकते हैं? रेडी मनी, यानी कि कैश इन हैंड। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अब आज के वीडियो का लास्ट जो हम मीडियम की चर्चा करेंगे वो है हमारा ये रेट। जैसे अभी रेडी मनी समझा था, अब मैंने कहा ये रेनी डे। क्या समझा दिया? ये रेनी डे। अब आप कहेंगे सर क्या वर्षा की बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं? नहीं साहब, ये रेनी डे का मतलब होता है ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी। क्या होता है इसका मीन्स? ये रेनी डे का मीन्स होता है ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी। अब आप कहेंगे सर ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी क्या होता है? तो उन्होंने कहा साहब ये टाइम ऑफ एडवर्सिटी ये होता है कि कठिनाई का समय। क्या होता है? कठिनाई का समय। अब कठिनाई का समय से क्या मतलब है? कठिनाई के समय से ये मतलब है कि चूंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में हमें ढेर सारे चैलेंजेस का जीवन में सामना करना पड़ता है। कभी धन का, कभी किसी अन्य चीज का, कभी और किसी अन्य चीज का, तो भाई कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो जब ए टाइम ऑफ एडवर्सिटी यानी कठिनाई का समय जब आए तो अंग्रेजी में उसको कहेंगे ए रेनी डे। तो हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं वी शुड सेव सम मनी फॉर रेनी डे, यानी कि हम सबको क्या करना चाहिए? कुछ धन बचाना चाहिए। काय के लिए? कठिन समय के लिए, ठीक। बुजुर्ग क्या कहते हैं? वी शुड ऑलवेज सेव सम मनी, वी शुड ऑलवेज सेव सम मनी फॉर रेनी डे। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 15 इडियम्स पर चर्चा की और मुझे आशा है कि मेरे पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह और मेरे वीडियोस की तरह आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक करते हैं ना, और भी करते रहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, सबक है, राम राम।